हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। एंड अगर आप नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, प्लस अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है जीआईसी के लिए, तो उसके लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको सारी की सारी जो वीडियोस हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, प्लस आपका अगर नेट के एग्ज़ाम की बात करें फर्स्ट पेपर जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इधर हम लोग क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जीआईसी का जो कि आपका एग्ज़ाम होगा उसमें अगर हम पेपर की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे 120 आएंगे। ठीक है, आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें भी बताया गया था 120 क्वेश्चंस आपका जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से 80 क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से, एंड जो 40 क्वेश्चन है बाकी के बचे हुए वो आपके जीएस में आएंगे। अब जीएस का सिलेबस क्या है वो भी आपको पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, जीएस में आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, इन सभी को ऐड करके जो 40 क्वेश्चन है उसी में से आएंगे, पूछे जाएंगे। आज ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें जो 30 क्वेश्चंस है वो आपके सब्जेक्ट सोशियोलॉजी से जुड़े हुए होंगे। प्लस अगर हम 20 क्वेश्चंस की बात करें तो आपके वो 20 क्वेश्चंस आपके जीएस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समाजशास्त्र में मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है। यानी अगर हम मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत की बात करें या फिर मध्य सीमा सिद्धांत की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आर.के. मर्टन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने जाति के उद्भव के विषय में लिखा है कि भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण पुरोहित की संतान है जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी घुरिया हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, उत्तर औद्योगिक समाज यानी कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? डेनियल बेल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, समाज के निम्नलिखित सिद्धांतों में से हर्बर्ट स्पेंसर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो थियोरी है वो कौन सी है? सामाजिक समझौता का सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, सावेवी सिद्धांत या फिर धर्म का सिद्धांत। तो आप सभी जानते हैं सावेवी सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ था। राइट आंसर फोर्थ का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रजाति केंद्रवाद शब्द किसने दिया हुआ है? ठीक है, अगर हम प्रजाति केंद्रवाद की बात करें तो इसकी जगह निर्जाति केंद्रवाद भी हो सकता है। ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, तो एथनोसेंट्रिज्म यानी कि अगर हम बात करें निर्जाति केंद्रवाद या फिर प्रजाति केंद्रवाद की, तो ये कॉन्सेप्ट आप इनका क्या हो जाएगा? समनर का हो जाएगा। ठीक है, समनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया हुआ है। किसने? समनर ने। अब बात करें निर्जाति केंद्रवाद या फिर प्रजाति केंद्रवाद की, तो ये होता क्या है? ठीक है, अगर हम बुक की बात करें किस बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो फोकवेज है। आपको पहले भी बताया जा चुका है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस बुक में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो फोकवेज बुक हो जाएगी। ठीक है, अब ये होता क्या है, एक तरीके से आप यूँ समझिए कि व्यक्ति किसी भी संस्कृति को अपने जो सांस्कृतिक मानदंड हैं या फिर मूल्य हैं उनके द्वारा उन संस्कृति को दूसरे की संस्कृति को परखता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में यूँ कहें तो अपनी संस्कृति को व्यक्ति श्रेष्ठ और जो दूसरे की संस्कृति है उसको हीन समझता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया समनर का। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, अपने स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में एजेंसी और संरचना का एकीकरण किसने किया है? ठीक है, तो स्ट्रक्चरेशन की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? संस्थाकरण का। ऑप्शन सी गिडेंस का है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ था? गिडेंस ने दिया हुआ था, जिसमें एजेंसी और संरचना को एक बताया था। ठीक है, एजेंसी और संरचना को एक बताया था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिडेंस हो जाएगा। और गिडेंस की एक इंपॉर्टेंट बुक्स पेपर में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो जो बुक्स आप लोगों को बताई जा रही है उन्हें प्लीज़ नोट कर लीजिए। फर्स्ट बुक है कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी। ठीक है, फर्स्ट बुक क्या है? कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी। एंड सेकेंड बुक है द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज़। सेकेंड बुक क्या बताई गई? द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज़। ठीक है, ये गिडेंस की बुक्स हो गई। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया हुआ है। तो सरप्लस वैल्यू सिद्धांत, सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये किसने दिया हुआ है, मार्क्स ने। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कृषि वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है। तो यहाँ पर डेनियल थार्नर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 8th क्वेश्चन का यहाँ पर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है यह विचार है कि क्रांति इतिहास का इंजन है, किसने कहा है। तो ये काफ़ी बार नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, मार्क्स। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक प्रजाति समूह में किसने वर्गीकृत किया है। तो रिजले होगा यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन यानी आईसीए का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है, सीमेल, कोजर, डेहरनड्रॉफ या फिर मार्क्स। तो यहाँ पर डेहरनड्रॉफ का आईसीए का कॉन्सेप्ट है जो कि उन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा डेहरनड्रॉफ ने, अगर हम बात करें, कॉन्फ्लिक्ट का भी सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसने दिया हुआ है, तो संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत हो जाएगा डेहरनड्रॉफ का। और अगर पूछा जाता है कि संघर्ष का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया हुआ है, तो वहाँ पर लेविस कोजर आ जाएगा, ठीक है। संघर्ष का प्रकारात्मक सिद्धांत लेविस कोजर, और अगर संघर्ष का द्वंद्वात्मक सिद्धांत पूछते हैं तो डेहरनड्रॉफ होगा। यहाँ पर 11th का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है किसने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन नेशनल पार्क की स्थापना का सुझाव दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, एल्विन का था, वेरियर एल्विन। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था, समान समाजशास्त्र, सामाजिक भौतिकी, सामाजिक विज्ञान या फिर ऑप्शन डी सामाजिक आचार शास्त्र। तो समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था, क्या था, सामाजिक भौतिकी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना क्या हो जाएगा, गांधी जी। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। यहाँ पर डेहरनड्रॉफ का आप लोगों को जो बताया गया है, इनकी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, ठीक है, उनको नोट कर लीजिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सेकेंड है कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास, सेकेंड क्या बताई गई है आप लोगों को, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास, ठीक है। तो ये डेहरनड्रॉफ की बुक्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर 14th का क्या है, गांधी जी, हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किसने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कॉम्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नव प्रकारवाद के समर्थक कौन थे, तो अलेक्जेंडर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्बर्ट ब्लूमर का जो योगदान है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद, लोक विधि विज्ञान, संरचनावाद, संरचनात्मक प्रकारवाद। तो यहाँ पर 17th का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद शब्द की क्या की थी, रचना की हुई थी, ठीक है। तो 17th का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ, आप सभी जानते होंगे 1961 में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी अवधारणा श्रीनिवास ने नहीं दी है, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, प्रभु जाति या फिर ऑप्शन डी पर संस्कृतिकरण। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है पूछा जा रहा है कौन सा श्रीनिवास का नहीं है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो श्रीनिवास ने नहीं दिया हुआ है, तो पर संस्कृतिकरण हो जाएगा, ठीक है। बाकी के तीनों यानी पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण और जो प्रभु जाति है, ये कॉन्सेप्ट श्रीनिवास ने दिए हुए हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, पर संस्कृतिकरण इनका नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही साथ विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है, ऐसा किसका कहना है, तो ये कहना मेलिनोवस्की का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी का पैमाना, ये जो है कॉन्सेप्ट है उसका विकास किसने किया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर ई बोगार्डस, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर बताना है 22 का इनमें से गलत कौन सा युग्म है। प्राथमिक समूह कूले का हो जाएगा, सांख्यिकी समूह किसका हो जाएगा, बियरेस्टेड का, और जो संदर्भ समूह है वो समनर का नहीं है। गलत बताना है तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो संदर्भ समूह है वो किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मर्टन का, ठीक है। समनर की बात करें तो इन ग्रुप है ना आउट ग्रुप है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। समनर ने इन ग्रुप आउट ग्रुप का दिया हुआ था, और अगर हम संदर्भ समूह के कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो आपका मर्टन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति की जीवन शैली का अनुकरण करती है उसे कहेंगे संदर्भ समूह, भूमिका आदर्श, नकल या फिर संस्कृतिकरण। तो यहाँ पर वो संस्कृतिकरण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पूछे गए थे जो कि श्रीनिवास के थे। क्वेश्चन था कि किसमें कौन सा जो कॉन्सेप्ट है जो श्रीनिवास के द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, श्रीनिवास के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको वीडियो एक मिल जाएगी, उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है हिंदू विवाह एक सामाजिक संविदा नहीं है, यह तो एक धार्मिक संस्कार है। या फिर यूँ कहें, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किसने कहा। तो यहाँ पर राइट आंसर कपाड़िया ऑप्शन ए हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट है संस्कृति अन्य सभी वस्तुओं की जननी है, किसने कहा है। तो यहाँ पर क्रोबर राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। ठीक है, तो पूर्व संस्था का कॉन्सेप्ट किसका था, कॉफमैन का था। ठीक है, अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो पूर्व संस्था क्या है आप लोगों को अच्छे से बताया गया है। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर संस्था और भूमिका से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे। उसमें कॉन्सेप्ट्स को, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवन चक्र की 3 अवस्थाओं बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था का उल्लेख किसने किया है। या फिर जीवन चक्र की 3 अवस्थाओं की बात किसने बताई है, बाल्यावस्था, युवावस्था या वृद्धावस्था में। ठीक है, तो ये एससी दुबे ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। तो ये कहना मेलानोव्स्की का है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था ना हो, किसका मानना है, जीपी मर्डॉक, पार्सन्स, मैकेवर पेज या फिर इरावती कार्वे। तो मर्डॉक का कहना था कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था ना पाई गई हो। राइट आंसर जीपी मर्डॉक ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है परिवार को शोषणकारी समाज में एक वैचारिकी अनुकूलन के माध्यम के रूप में कौन मानता है, कूपर, समनर, दुर्खीम या फिर बुगाडस। तो यहाँ पर राइट आंसर कूपर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने परिवार को शोषणकारी संस्था बताया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं जो कि जीएस से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस इसमें इस वीडियो में हैं, तो देख लेते हैं। 31 क्या है, 10 डिग्री चैनल अलग करती है अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से या फिर लक्षद्वीप को मालदीव से। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करती है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ठीक है, कौन सी इनमें से जनजाति है जिसकी आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, बिंजवार, कंवर, कमार या फिर सवरा। तो यहाँ पर कमार हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी या फिर महानदी। तो 33 के राइट आंसर की बात करें आपका गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई की हम बात करें तो 1465 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, अगर हम बात करें कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पास से यह निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हरित क्रांति से संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है हरित क्रांति, मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या फिर तिलहन उत्पादन से। तो यहाँ पर गेहूं उत्पादन से संबंधित है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपके 34 क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं हरित क्रांति का संबंध किससे है, गेहूं उत्पादन ना होकर ये खाद्य उत्पादन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है। तो हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो खाद्य उत्पादन। ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, उन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति फल सब्जी उत्पादन से। ठीक है, सुनहरी क्रांति फल और सब्जी उत्पादन से। श्वेत क्रांति की बात करें तो आप सभी जानते होंगे दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है।
नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, लाल क्रांति तो मांस या फिर टमाटर उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति की बात करें तो यह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, और जो गुलाबी है क्रांति वह मांस निर्यात या फिर झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल और सब्जी उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन उत्पादन से संबंधित हो जाएगी, और जो गुलाबी क्रांति है वह मांस निर्यात या फिर झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर 34 के राइट आंसर का अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी होगा गेहूं उत्पादन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका, संपत्ति का अधिकार हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 35 क्वेश्चन का। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन जो की अधिनियम की अगर हम बात करें कब हुआ था, 1978 44वां संविधान संशोधन, जिसमें जो कि संपत्ति अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर आर्टिकल अगर हम बात करें तो किस आर्टिकल में रखा गया है, 300A में। ठीक है, 300A में इसको कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। अब मूल अधिकार या अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट ना होकर ये क्या है, एक कानूनी अधिकार है। 35 का यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ, ठीक है, कौन सा भाग है और अध्याय है जो कि संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो यहाँ पर अगर हम 36 क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भाग 11 है और अध्याय की बात करें तो 1 है। आर्टिकल्स की बात करें तो ये आपका 245 से 255 हो जाएगा। ठीक है, 245 से 255 तक हो जाएगा। ठीक है, जिसमें संघ और राज्यों के बारे में विधायी संबंधों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, भाग 6, भाग 7, भाग 8 या फिर भाग 9। तो यहाँ पर 37 के राइट आंसर की बात करें भाग 9 ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है। ठीक है, किस पिगमेंट की वजह से टमाटर का जो कलर है वो रेड होता है, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, कैरिकाजेंथिन या फिर नोस्कापिन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका लाइकोपिन होगा। लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से टमाटर का जो कलर होता है वो रेड होता है। यहाँ पर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का बनना और जो आरबीसी है उसका विनाश होता है किसमें, प्लीहा में, यकृत में, मस्तिष्क में या फिर फेफड़े में। तो राइट आंसर प्लीहा होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, रक्त का जो मान है, पीएच मान है, वो कितना होता है। ठीक है, तो 7 पॉइंट आप इसे ठीक कर लीजिएगा, पीएच है। ठीक है, रक्त का जो पीएच मान है वो लगभग है, यहाँ पर पीएच मान की बात हो रही है। ठीक है, कितना होता है, लगभग 7.4, 5.4, 4.2 या फिर 9.1। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए होगा, 7.4 होगा। नेक्स्ट है, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया को कौन सी रैंक मिली है, 86, 70, 63 या फिर 40। तो यहाँ पर 86 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो क्वारंटीन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने लिंग पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए जो कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है, नीति आयोग ने, गृह मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने, अमीर खुसरो ने, हसन निज़ामी ने या फिर अलबरूनी ने? तो यहाँ पर गुलबदन बेगम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। जो हुमायूं नामा बुक है वो गुलबदन बेगम ने लिखी हुई है। यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी वाला है उसका निर्माण अकबर ने, मोती मस्जिद आगरा की शाहजहां ने या फिर मोती मस्जिद दिल्ली की हुमायूं ने? तो कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर डी होगा, मोती मस्जिद जो दिल्ली की है उसका निर्माण हुमायूं ने नहीं कराया है। ठीक है, इसका जो निर्माण है दिल्ली वाली मोती मस्जिद का, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। ठीक है, बाकी के 3 सही हैं। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी वो अकबर का हो जाएगा, मोती मस्जिद आगरा वाली वो शाहजहां, और अभी आपको ये बताया गया है मोती मस्जिद दिल्ली वाली उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की 4 नई रामसर साइट घोषित हुई हैं, इनमें से कौन है? ठीक है, बिहार की काबरताल झील या काबर झील, उत्तराखंड की आसन कंजर्वेशन रिजर्व वेटलैंड, या फिर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की सुर सरोवर कीथम झील आगरा में जो है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? कौन सी है ये बताना है। तो ऑप्शन डी होगा, ये सभी हैं। ठीक है, और जो चौथी एक और है जो कि घोषित की गई है उसकी बात करते हैं तो महाराष्ट्र की लोनार झील हो जाएगी या बुलठाना झील। ठीक है, महाराष्ट्र की लोनार झील या बुलठाना झील हो जाएगी। अगर हम वेटलैंड की बात करते हैं डे की या विश्व आर्द्रभूमि दिवस की, तो ये कब बनाया जाता है? 2 फरवरी को बनाया जाता है। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं और बिहार की बात करते हैं तो ये जो पहले वेटलैंड होंगे इसमें शामिल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो रामसर साइट है वो होती क्या है, तो जो झील होती हैं, ठीक है, जिनको संरक्षित की श्रेणी में रखा जाता है उनको रामसर साइट कहते हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में 4 नई साइट घोषित की गई हैं, उसमें से ये तीनों हैं। ठीक है, और एक 4th जो आपको बताई गई है उसे याद रखिएगा, महाराष्ट्र की लोनार झील है, बुलठाना झील भी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक है, ठीक है, रीथिंकिंग गुड गवर्नेंस, ये बुक किसने लिखी है? तो विनोद राय हैं, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है जनसंख्या नीति से संबंधित कौन सी समिति है? रेखी समिति, वांचू समिति, रघुराम राजन समिति या फिर स्वामीनाथन समिति? तो यहाँ पर जनसंख्या नीति से संबंधित समिति की बात हो रही है तो स्वामीनाथन समिति हो जाएगा। यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। रेखी समिति की बात करें तो यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। वांचू समिति की बात करें तो यह प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। और अगर रघुराम राजन समिति की बात करें तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, वांचू समिति प्रत्यक्ष कर, रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, और जो जनसंख्या नीति है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? उससे संबंधित स्वामीनाथन समिति है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये कब लागू हुई? तो ये 25 सितंबर 2017 को लागू होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र हैं इनके हर घरों में बिजली को पहुँचाना इसका लक्ष्य था। राइट आंसर ऑप्शन ए है। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय विज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।